नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक वामपंथी नैरेटिव का पर्दाफाश करेंगे कि क्या शिक्षा में ब्राह्मणों का एकाधिकार था। पिछले 100 सालों से अंग्रेजी और वामपंथी साहित्य ये लिखता आ रहा है कि मुगलों व अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत एक पतनशील राष्ट्र था, जहाँ शिक्षा, दीक्षा, आधुनिक विज्ञान और सामाजिक व्यवस्थाएं सब कुछ बहुत निचले स्तर पर थीं। पढ़ने लिखने पर तो केवल ब्राह्मणों व उच्च वर्ग का अधिकार था। ज्ञान विज्ञान में तो हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो अंग्रेजों व वामपंथियों के इस झूठ का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका यह भेदभाव हिंदुओं को बांटने का एक यंत्र है। उनका दावा है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर अपना एकाधिकार बना लिया और किसी को पढ़ने नहीं दिया। तो इसकी सत्यता जांचने के लिए हम अंग्रेजों और उनके बड़े अधिकारियों द्वारा लिखी गई कुछ रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे, जो आज भी सबके देखने और पढ़ने के लिए मौजूद है। दरअसल अपने प्रारंभिक काल में अंग्रेजों ने देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण करवाए थे, जिसका डेटा इस मिथक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वे करवाने वाले एडी कैंपबेल की रिपोर्ट, विलियम एडम की बंगाल और बिहार में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से ही आधे से ज़्यादा भारत की तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा पंजाब रेजिडेंसी और बम्बई रेजिडेंसी के भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो आप इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से सुनें और सच्चाई को समझें। 1830-35 में बंगाल और बिहार की संयुक्त जनसंख्या करीब 4 करोड़ थी। इन दोनों राज्यों में तब 1 लाख पाठशालाएं थीं, यानी 400 लोगों पर एक पाठशाला। एडम लिखते हैं कि उस समय सभी गांवों में एक या अधिक विद्यालय हैं। गरीब से गरीब घरों के बच्चे भी स्कूल जाते हैं। ये विद्यालय देसी लोगों की जीवन शैली और समाज के अंतरंग हैं। इनमें आर्थिक अथवा सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। गरीब और अमीर के बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में भी अंग्रेजों ने लिखा कि बड़े गांव में 1 से अधिक पाठशालाएं थीं और वहां सभी जाति और धर्म के बच्चे साथ पढ़ते थे। मद्रास के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 13% छात्र ही ब्राह्मण थे। बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 13% छात्र ही ब्राह्मण थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 23% का था। जबकि मद्रास रेजिडेंसी में शूद्र छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में 76.2% थे और शहरी क्षेत्रों में 68.6% थे। यही आंकड़ा पूरे दक्षिण में मिलता है। ऐसी ही रिपोर्ट पंजाब रेजिमेंट की भी मिलती है, जहां 4 लाख के करीब बच्चे हर धर्म और जाति से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अधिकारियों का लिखना है कि निम्न जातियों के छात्र अधिक संख्या में स्कूलों में शिक्षित होते थे और गरीब अमीर सब एक समान थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मालाबार से जो आंकड़े मिले, उन सर्वेक्षणों में प्राप्त डेटा के अनुसार वर्ष 1825 के आसपास पाठशाला में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 1,75,089। इसमें मात्र 42,000 ब्राह्मण विद्यार्थी थे, अर्थात 24 से 25%। ब्राह्मणों के अलावा अन्य सवर्ण जातियों के विद्यार्थियों की संख्या थी 19,689, यानी लगभग 11%। बचे हुए 85,400 विद्यार्थी यह शूद्र या अन्य पिछड़ी जाति के थे। मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या 7% थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत
मालाबार के ये जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार धर्मशास्त्र, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों में कुल 1588 विद्यार्थी थे। उनमें ब्राह्मणों की संख्या 639 थी। अंग्रेजों के अनुसार शूद्र इस संज्ञा के अंतर्गत 254 विद्यार्थी थे। अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थी 672 थे, यानी ब्राह्मणों से कहीं ज़्यादा थे। चिकित्सा शास्त्र के 190 विद्यार्थियों में ब्राह्मण विद्यार्थियों की संख्या मात्र 31 थी, 31। 190 में 31। अंग्रेजों के सर्वेक्षण में पूरे देश के किसी भी हिस्से का डेटा लिया जाता तो भी यही निष्कर्ष निकलते, अर्थात अंग्रेज के आने से पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था सबके लिए खुली थी और पूरी तरह मुक्त थी। संक्षेप में ये समझिए कि अंग्रेज जब भारत में सत्ता के आसपास पहुंच रहे थे तब भारत की शिक्षा व्यवस्था विकेंद्रित थी। लगभग सभी गांव में पाठशालाएं थी। गांव द्वारा इन पाठशालाओं की आर्थिक व्यवस्था देखी जाती थी। शिक्षकों का अच्छा वेतन था। इन पाठशालाओं का स्तर अच्छा था। लेटनर जो वहाँ के एक अधिकारी थे, उनका कहना था कि इनका स्तर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के बराबर था। एक सुव्यवस्थित शिक्षा पद्धति भारत में कार्यरत थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप जानना भी चाहेंगे कि उस समय इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो इंग्लैंड में चूंकि औद्योगिकीकरण पर बहुत उछाल आ चुका था, तो वहाँ पर बच्चों को इन उद्योगों में कठिन परिस्थिति में काम में झोंक दिया जाता था। बाल श्रमिकों के विरोध में कोई कानून नहीं था। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एडिनबर्ग आदि विश्वविद्यालय 13वीं 14वीं शताब्दी में थे। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में 500 ग्रामर स्कूल्स थे, परंतु इनकी पहुंच जन सामान्य तक नहीं थी। शिक्षा बहुत महंगी थी और समाज का अभिजात्य वर्ग ही उसे ग्रहण कर सकता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1792 में पूरे इंग्लैंड की शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या मात्र 40,000 थी और वो भी सब अभिजात्य वर्ग के ही बच्चे थे। सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए केवल बाइबल पढ़ना था। अगर वो बच्चे बाइबल पढ़ लेते थे तो उन्हें अच्छी शिक्षा युक्त माना जाता था। अब आप सोचिए, जिस देश की स्वयं ऐसी दुर्दशा थी कि वहाँ निचले दर्जे के बच्चे या अन्य बच्चे विद्यालय जाने में सक्षम नहीं थे, तो उस देश को भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे रास आती। इसीलिए अंग्रेजों ने वामपंथियों के साथ मिलकर ऐसा कुचक्र रचा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो जाए और पीढ़ियों से आ रहा सनातन धर्म और उसकी सोच यह नष्ट हो जाए, तभी भारत को पुनः गुलाम बनाया जा सकता है। और इसके लिए क्या क्या जतन किए गए वो आप सबको पता है। लेकिन एक बात जो वामपंथी और नवबौद्ध आज जगह जगह गा रहे हैं कि ब्राह्मणों में शिक्षा पर एकाधिकार था, उन्होंने और लोगों को पढ़ने नहीं दिया, वह बात इन सारी रिपोर्ट से पूरी तरह खंडित होती है कि ब्राह्मण कभी भी शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान पर नहीं थे। उनसे ज़्यादा संख्या हमेशा निचली जाति के लोगों की थी। यह सारे प्रमाण ये बताते हैं कि मुगलों व अंग्रेज़ों के आने से पहले वास्तव में भारत में शिक्षा का स्तर बहुत उत्कृष्ट था और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत हाई फाई थी, जिसे दूसरे देशों के लोग फॉलो कर रहे थे। शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध थी और समान रूप से सभी वर्ग के, सभी वर्ण के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए समान अधिकार थे शिक्षा के और सबकी संख्या समान थी विद्यालयों में। उम्मीद है इसे जानने के बाद अब आप उन वामपंथियों और नवबद्धों को करारा जवाब दे सकेंगे, उस झूठ को उजागर कर सकेंगे जिसके बूते वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।